रात के उस पहले पहर कच्ची नींद में था जब ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी कलाई थाम रहा है। मैंने आहिस्ता से आंखें खोल दी। एक पुलिस वाला खड़ा मेरी नब्ज देख रहा था। बुढ़े, तुम ठीक तो हो? मुझे आंखें खोलता देखकर उसने कलाई छोड़ते हुए दरियाफ्त किया। जी हाँ, मैंने उठते हुए जवाब दिया। अब मेरे गाफिल हवास कुछ काम करने लगे थे। मुझे लफ्ज बुढ़े से सख्त चिढ़ थी। मैं ये सुन ही नहीं सकता था कि कोई मुझे बुढ़ा कहे। कोई और होता तो मैं उसके मुंह पर जोर का मुक्का चढ़ता, लेकिन ये पुलिस वाला था। मैं खून का घूंट पीकर रह गया। सच कहूं तो अब इस लफ्ज पर मैं गुस्से का इजहार कम ही करता हूं। अलबत्ता नफरत में शिद्दत वही है। मेरी उम्र 60 साल है और मेरी बेघरी मेरा मुकद्दर। पार्कों की बेंचों फुटपाथों पर मेरा ठिकाना। 60 साल की उम्र, फटा पुराना लिबास और बेघरी में लफ्ज पुट्ठा रोजाना इतनी बार सुनता हूं कि सुनने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन इसके बावजूद अब तक इस लफ्ज को तस्लीम नहीं कर सका। आराम से मैं उठकर खड़ा होने लगा तो उसने तवाना हाथ से मेरे कंधे पर वजन डालते हुए हिदायत की। उसने ये बात बज़ाहिर हमदर्दी में कही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो डर रहा है कि कहीं मैं उससे बचने के लिए दौड़ न लगा दूं या ब्लेड से हमला न कर दूं। सड़कों के किनारे, फुटपाथों और पुलों के नीचे जिंदगी गुजारने वाले मुझ जैसे बेघरों पर हाथ डालते हुए कई पुलिस वाले इस नाखुशगवार तजुर्बों से गुजर चुके थे। इसीलिए वो भी एहतियात बरत रहा था। क्या अब जा सकता हूं? लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और खुद को संभाल कर मैंने पुलिस अफसर से इजाजत तलब की। जी नहीं, कहीं नहीं जा सकते। मुझे तुमसे बात करनी है। यह सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई। एक पुलिस वाला बेघर को पब्लिक प्रॉपर्टी से भगा सकता था, उसे गिरफ्तार कर सकता था, मगर वो मुझसे बात करना चाहता था। मुझे हैरानी हुई कि यह पुलिस अफसर मेरे साथ क्या करने वाला है। बैठो, उसने हुक्म दिया और मैं सड़क के किनारे रखी बेंच पर दोबारा बैठ गया। मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूं, मेरे बैठने पर उसने कहा। ऑफिसर, बात क्या है? मैंने अटकते हुए कहा। खामोश, उसने डांटा। मैंने उसके हाथों की तरफ देखा। उसने जरासीम से बचाव वाले मेडिकल दस्ताने पहन रखे थे। तो हमारे पास ऐसी कोई शय है जिससे तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? उसने मेरी बगलों में हाथ डालकर टटोलते हुए पूछा। मेरा मतलब है छुरी, चाकू, शीशे का टुकड़ा, सरिया, ब्लेड या इसी तरह की कोई और शय। मैंने नफी में सर हिला दिया। अब वो मेरी जेबों की तलाशी ले रहा था। तुम्हारे पास कोई शनाख्ती दस्तावेज है? उसने कोट की जेब उलटते हुए दरियाफ्त किया। नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब देना ही बेहतर समझा। तुम्हारे खाने पीने का हिसाब किताब क्या है? क्या यहीं से खाना मिल जाता है? वो तलाशी के साथ साथ तफ्तीश भी मुकम्मल करना चाहता था। ये सुनकर मैंने दाएं बाएं नजरें दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा था। मैंने मुड़कर देखा। अकब में पार्क की रोशनियां गुल थीं और डरातेने की हद तक वीरानी का राज था। यकीनन नहीं, मैंने उसकी तरफ देखे बिना आहिस्ता से जवाब दिया। वैसे ऑफिसर, मैंने सर उठाकर उसे देखा, आपको ये क्यों लगता है कि इस जगह पर किसी बेघर को खाने की सहूलत हासिल हो सकती है? तुमने ऐसा क्यों कहा? उसके लहजे में नागवारी की हल्की सी झलक थी। अगर यहां कहीं पर खाने का आसरा होता तो मैं भूख से बेदम होकर बेंच पर पड़ा ना होता, और इस वीराने में हर तरफ चूहे खाने के लिए टूटे पड़े होते। मेरा लहजा तंजिया और तल्ख था। ओ, मेरे चुप होने पर उसने तासुफ भरे अंदाज में कहा। मैंने पहली बार नजर भर कर उसे देखा। वो कोई रंगरूट था। मैंने इससे पहले कभी उसे इलाके में नहीं देखा था। मैं कई बार पकड़ा गया था, लेकिन मुझे यकीन था कि कभी उसके हाथों गिरफ्तार नहीं हुआ था। तुम आज रात कब से यहां पर हो? तलाशी का अमल इख्तिताम को पहुंचा तो वो सीधा खड़ा हुआ और मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। मालूम नहीं, मैंने नर्म लहजे में जवाब दिया। मैं यहीं बैठा था कि अंधेरा बढ़ने लगा। थक कर बेंच पर लेट गया और फिर न जाने कब आंख लग गई। तो क्या तुम इस जगह पर अक्सर सोते हो? नहीं, मुझे बेंच पर पुरसुकून नींद नहीं आती, और यहां नीचे लेटो तो जिस्म अकड़ जाता है, हड्डियों में दर्द होता है। इसीलिए मैं यहां पर सोना पसंद नहीं करता। ये तो बस आज इत्तेफाक था कि। अच्छा, तो फिर तुम रात को कहाँ सोते हो? मेरे चुप होते ही उसने नया सवाल जड़ दिया। जहां नर्म जमीन मिल जाए, मैंने बेजारी से जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? जेम्स। जेम्स, उसने दोहराते हुए कहा। पूरा नाम बताओ। जेम्स डेविस हेडले। तो यूं कहो ना। इसी दौरान मेरी नजर सामने पड़ी। उसके अकब से एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आता नजर आ रहा था।
वो करीब के लैंप पोस्ट के नीचे पहुंचा तो मैं पहचान गया। हेलो मिस्टर जेडी। वो करीब आया तो मुझे देखते ही बोला, हेलो ऑफिसर क्रॉकर, कैसे हो? मैंने शाइस्तगी से जवाब दिया। वो मुझे कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी में दाखिल होने पर गिरफ्तार कर चुका था, लेकिन वो जराइम बेध्यानी में तब सरजद हुए थे जब मैं सोने के लिए किसी के लॉन पोर्च वगैरह में चला गया था और घर वालों ने पुलिस को इत्तला कर दी थी। उससे दोस्ताना मरासिम हो चुके थे। वो मुझे अच्छी तरह जानता था। क्या हो रहा है भाई? उसने अपनी पेटी बंद भाई से सवाल किया। ड्यूटी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्रॉकर के बेतकल्लुफ रवैये से मुझ पर उसकी बेएतमादी किसी हद तक कम हो चुकी थी। तुम आखिरी बार वहां शेड के नीचे सोने के लिए कब गए थे? ऑफिसर ने मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। शायद परसों रात वहीं सोया था, मैंने सोचते हुए जवाब दिया। जरा अपना हाथ दिखाओ, उसने टॉर्च रोशन करते हुए हिदायत की। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। उसने टॉर्च से मेरे हाथों पर रोशनी डाली और फिर आस्तीनों पर ऊपर नीचे रोशनी डालते हुए जायजा लिया। उसके चेहरे के तासुरात से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो जो देखना चाहता था वो शायद उसे दिखाई नहीं थी। तुम पिछली बार मेजी से कब मिले थे? उसने पूछा। यह परसों रात की बात है। यह सुनकर उसने मुझे घूरा। हमने कुछ देर पहले ही उसकी लाश देखी है। वो मर चुका है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खाली निगाहों से उसे देखता रहा। यह सुनकर तुम्हें हैरत नहीं हुई? ऑफिसर ने कहा। लोग तो सड़कों पर मरते ही रहते हैं, खास तौर पर नशेबाज। इसमें अचंभे की क्या बात है? मैंने सुकून से जवाब दिया। वो मरा नहीं है, उसने अल्फाज चबा चबा कर कहा। उसे कत्ल किया गया है, किसी ने उसे मारा है, समझे? उसने मुझे घूरते हुए कहा। इस बार भी मैंने खामोशी में ही बेहतरी समझी। क्रॉकर साथी अफसर की तरफ पलटा। इस बार वो रोशनी में था। उसकी कमीज पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था ऑफिसर हॉल्ट। उसने लम्हा भर के लिए मुझे एक तरफ किया और हॉल्ट की तरफ मुतवज्जे हो गया। इसके पास से कुछ बरामद हुआ? नहीं, हॉल्ट ने जवाब दिया। तुमने इसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखे? इस बार भी हॉल्ट का जवाब नफी में था। मैं वो नहीं हूं जिसकी तुम्हें तलाश है, उनकी बातें सुनकर मैंने मिनमिनाते हुए कहा। मगर दोनों ने सुनी अनसुनी कर दी। मैजी की लाश का सुनकर मैं उनके कहे बगैर ही बहुत कुछ समझ गया था। चलो देखते हैं, आओ, क्रॉकर ने हॉल्ट से कहा। यह सुनते ही हॉल्ट ने मुझे बाजू से पकड़ा और हम दोनों क्रॉकर के पीछे पीछे सामने वाली पुलिया के करीब से गुजरकर पार्क के अकब की तरफ जाने लगे। मैं घिसटता हुआ हॉल्ट के साथ चल रहा था। उस वक्त मेरे जहन में कोई और बात नहीं थी मां सिवाय खौफ के। मैं डर रहा था कि कहीं पुलिस मुझे कत्ल के जुर्म में तो गिरफ्तार करके नहीं ले जा रही है। ये सोच सोचकर मैं मरा जा रहा था। क्रॉकर के पीछे चलते चलते हम पार्क से गुजरते हुए उससे थोड़ा आगे पहुंचे। वहां नीली और सुर्ख चलती बुझती बत्तियों वाली 3 कारों के अतराफ में कई लोग खड़े थे। कुछ पुलिस की वर्दी में थे और कुछ सादा लिबास में। एक दो ने सूट पहना हुआ था। 2-4 टॉर्च की रोशनी में झुककर इधर उधर का जायजा ले रहे थे। यहां कोई सुराग रसां है? क्रॉकर ने उनके करीब पहुंचकर ऊंची आवाज में कहा। मुझे फौरी तौर पर किसी सुराग रसां से बात करनी है। ये सुनते ही सूट में मलबूस एक शख्स अपनी नोटबुक संभालते हुए आगे बढ़ा। मैं उसे ही देख रहा था। मेरे अंदाजे से वो क्रॉकर से छोटा मगर हॉल्ट से कुछ बड़ा होगा। बज़ाहिर वो संजीदा नजर आ रहा था। जी कहिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? क्रॉकर के करीब पहुंचकर उसने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। ये जेडी है, क्रॉकर ने कहना शुरू किया। मेरा मतलब जेम्स डेविस हेडले। ये मकतूल के साथ ही रहता था, मगर वो तो खुद बेघर था, फिर ये किस तरह उसके साथ रह सकता था? उसने सवालिया निगाहों से क्रॉकर को देखा। तुम ठीक कह रहे हो, क्रॉकर ने यह सुनते ही वजाहत की। जेडी और इस जैसे कुछ दूसरे बेघर लोग पार्क के किनारे बने शेड में सोते थे और दिन में भी ज्यादातर वहीं पड़े रहते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इससे तफ्तीश करनी चाहिए। ये कहकर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। इसके नातवा कंधों पर धरे सर में अच्छा दिमाग है। मुमकिन है इसकी बातों से तुम्हें कुछ मदद मिल सके। ये सुनकर सुराग रसा ने मुझे ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह तनकीदी निगाहों से घूरा। उस वक्त मेरे दोनों हाथ कोट की जेबों में थे, वरना वो देख लेता कि मेरे हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। आखिरी बार तुमने मेजी को कब देखा था? उसने कुछ तवक्कुफ के बाद बराह रास्त मेरी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। परसों, मैंने लड़खड़ाती जबान से जवाब दिया। क्या तुम उसके बारे में जानते हो कि उसे कौन कत्ल कर सकता है? वो नशा करता था, मैंने कांपते हुए जवाब दिया। तो फिर? ये नशेबाज अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं। मैंने किसी हद तक खुद पर काबू पाया और तफसील से जवाब देना शुरू किया।
अक्सर नशेई एक दूसरे से नशे पर लड़ते हैं, एक दूसरे के पैसे चुरा लेते हैं। तो क्या मैजी भी दूसरे नशेई साथियों का नशा या पैसे चुरा लेता था? सुराग रसा ने मेरी बात सुनकर सवाल किया। ये तो मैं नहीं जानता। कभी उसने तुम्हारा कुछ चोरी किया था? हालिया दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। तो तुम और वो दोनों शेड के नीचे रात को इकट्ठे सोते थे? उसने सवाल किया। हर रोज तो नहीं, हाँ कभी कभार, मैंने वजाहत की। और कौन कौन सोता है वहां पर? कई और लोग भी आकर वहां सो जाते थे। उनके नाम बताओ। सुराग रसा ने नोटबुक खोलते हुए हुक्म दिया। मैं बताना तो नहीं चाहता था, मगर इस खुशी में बताना शुरू कर दिया कि कम से कम उसके कत्ल के जुर्म में मैं गिरफ्तार नहीं होने जा रहा था। लिखिए, मैंने सुराग रसा की तरफ देखकर कहा। वो मुस्तैद नजर आ रहा था, पेंसिल उसके हाथ में थी। एलन, वॉल्टन, रोल्स और कभी कभार चेकअप भी। ये लोग तब वहां सोने के लिए आते थे जब उन्हें कहीं और शब बसरी की जगह नहीं मिलती थी, और ऐसा अक्सर होता था। वो शेड कहाँ पर है जहां तुम सब सोते थे? चाहो तो वो जगह मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। सुराग रसा ने सवाल मुझसे किया था, लेकिन जवाब ऑफिसर क्रोकर ने दिया। सुराग रसा ने यह सुनकर हाँ में सर हिला दिया और फिर सताइशी नजरों से मेरी तरफ देखा। मुझे यकीन है कि तुम्हारा कोई एक ठिकाना तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि कल रात 10 से 2 बजे तक तुम कहां पर थे? उधर वाली पुलिया के नीचे सो रहा था, मैंने हाथ के इशारे से वजाहत करते हुए जवाब दिया। उसने हंकारा भरा और नोटबुक बंद करके जेब में रखी और फिर मेरे बराबर खड़े हॉल्ट की तरफ देखा। इसका ध्यान रखो, कहीं जाने मत देना। ओके सर। तुम मेरे साथ आओ, कुछ जरूरी बातें करनी है, उसने क्रॉकर से कहा, और फिर वो मुझसे कुछ फासले पर खड़े होकर बातें करने लगे। वो क्या बातें कर रहे थे ये मैं नहीं सुन सका था। मैंने हॉल्ट की तरफ देखा, वो मुझ पर मुस्तैदी से नजरें रखे हुए था। मैंने ध्यान बटाने के लिए सामने देखा, पुलिस वाले मसरूफ थे। मैंने सड़क की तरफ नजरें घुमाई, वहां कोई नहीं था। दिन का वक्त होता तो शायद तमाशबीनों का हुजूम लग जाता, लेकिन ये रात थी, लोग सो रहे थे। सड़क पर भी सन्नाटे का राज था। वैसे भी वीकेंड के अलावा इस सड़क पर बहुत जल्द खामोशी छा जाती थी। मैंने नजरें घुमाई, सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। वो गौर से मुझे ही देख रही थी, उसके हाथ में नोटबुक थी। इसी दौरान में एम्बुलेंस पहुंच गई। जब अस्पताल का अमला एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकाल रहा था तो उसी दौरान अचानक मेरे कानों में सुराग रसा की आवाज़ पड़ी। वो क्रॉकर से पूछ रहा था, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड है? ये सुनते ही मैं एक बार फिर परेशान हो गया। मैंने पूरी तवज्जो उन दोनों की बातों पर लगा दी। निहायत मामूली जराइम में पकड़ा गया है कई बार, क्रॉकर सुराग रसा को बता रहा था। कोई खास जराइम नहीं थे, अक्सर बेघर लोग इस तरह के इल्जामात में पकड़े जाते हैं। बज़ाहिर तो ये बूढ़ा है, लेकिन मेरा तजुर्बा बताता है कि ये अपने से ज्यादा तवाना शख्स को मौत के घाट उतार सकता है। सुराग रसा का लहजा शक से भरपूर था। इसका कोई सबूत नहीं मिला, मगर ये अच्छी तरह जानता हूं कि वो इन सबसे ज्यादा अच्छा इंसान है, क्रॉकर ने मेरे दिफा में कहा। मेरा ख्याल है कि इसे मुश्तबा ना समझा जाए। ये सुनकर सुराग रसा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन मेरे कान वहीं लगे थे। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि सुराग रसा मुझे घूर रहा है। कुछ देर बाद मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। क्रॉकर मेरी तरफ आ रहा था। हम शेड की तरफ जा रहे हैं, मेरे ख्याल में बाकी रात तुम वहीं सुकून से गुजार सकते हो। मैं तुम्हें वहां तक लिफ्ट दे देता हूं। वो दोस्ताना लहजे में मुखातिब हुआ। शुक्रिया ऑफिसर, मैं आज रात वहां नहीं सोना चाहूंगा। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? इसी दौरान सुराग रसा भी वहां पहुंच चुका था। मेरी बात सुनकर क्रॉकर के बजाय उसने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि अगर तुमसे मजीद तफ्तीश की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें आसानी से तलाश कर सकूंगा। जी बहुत बेहतर। ये कहते ही मैं वहां से चल दिया, ये सोचे बिना कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं हर हाल में उस जगह से दूर जाना चाहता था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा खौफजदा था और निदामत भी महसूस हो रही थी। मैं तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुझे अंदाजा था कि इस वक्त मेरे अकब में सुराग रसा की नजरें मुझ पर मरकूज होंगी। क्रॉकर और हॉल्ट भी मेरी तरफ ही देख रहे होंगे, लेकिन मुझे किसी की परवाह न थी। मैं बहुत डरा हुआ था। अचानक मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, हाय सर। ये किसी लड़की की आवाज थी। मैं चौंक गया। यह आवाज सुनते ही मैं रुका, लेकिन पलट कर नहीं देखा। सर प्लीज। इस बार यह आवाज मेरे बहुत करीब से आई थी। माफी चाहती हूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? उसने मेरे बिल्कुल बराबर करीब पहुंचकर कहा। मैंने सर उठाकर उसे देखा
और फिर जो पहला ख्याल मेरे जहन में आया वो ये कि अगर बेटनी जिंदा होती तो अब इतनी बड़ी ही होती। उसकी शक्ल बेटनी से बहुत मुमासिल थी। दरमियाने कद की काली आंखों वाली उस लड़की के भूरे बाल थे, बेटनी की तरह। दूसरी बात जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि उसे मैंने पुलिस वालों के साथ देखा था। वो नोटबुक हाथ में लिए वहां कुछ लोगों से बातें कर रही थी। वो सादा कपड़ों में थी। तुम पुलिस वाली तो नहीं लगती हो? हाँ, ठीक समझे, मैं डेली हेराल्ड की रिपोर्टर हूं। ये कहकर वो मुस्कुराई। मेरा नाम क्लेरे पार्कहिल है। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ तो पूछ सकती हूं। नहीं, मैंने उसे कुछ पूछने से रोकना चाहा। ये सुनकर उसने मुझे घूरा, मगर मैं परवाह किए बिना तेजी से आगे बढ़ा। मुझे लगा कि जैसे वो मेरे पीछे दौड़कर आएगी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मैं तेजी से चलता हुआ पार्क के दूसरी जानिब दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो घुटनों में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने एक दरख्त के तने से हाथ लगाकर फूली सांसें दुरुस्त की, फिर उसी के नीचे बैठ गया। मेरी पुश्त दरख्त के तने से लगी हुई थी। दूर दूर तक सन्नाटे का राज था। मेरा जिस्म खौफ, दर्द और थकन से चूर था। मेरे आसाब जवाब दे चुके थे। नीचे बैठते ही मैंने अपने दोनों घुटने मोड़े और उनके बीच में सर देकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं सारी रात वहीं रहा, लेकिन सुकून से सो ना सका। मेरे तसव्वुर में बार बार मेजी का चेहरा उभर रहा था। उसके साथ ही बेटनी का ख्याल आ जाता, जिसके बाद मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं, सिर्फ सजा बनकर रह गई थी। मैजी जो मर चुका और रही बेटनी तो उसे मरे हुए जमाना हो चुका था। मगर इसके बावजूद मेरा जहन उन्हीं दोनों में उलझा हुआ था। मुझे खौफ था कि मैजी के कत्ल के इल्जाम में धर लिया जाऊंगा, मगर इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, मैं अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहता था। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं इसी के काबिल था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। मैं दरख्त के नीचे बैठा सुबह होने का मुंतजिर था। मेरे मुंतशिर जहन में ख्यालों का हुजूम था। मैं कुछ सोचना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी सोचने पर मजबूर था। आखिर नए दिन का सूरज निकला और मैं लड़खड़ाता हुआ अपनी जगह से उठा कॉफी पीने के लिए। मेरा जिस्म ठंड से अकड़ा हुआ था। मेरी जेब में इतने पैसे थे कि सनबेक स्टोर से अपने लिए नाश्ता खरीद सकता। स्टोर के सामने लाइन लगी हुई थी। मैं भी जाकर खड़ा हो गया। लोग मुझसे घिन खा रहे थे। कई आवाजें मेरे कानों में पड़ीं। मेरे पीछे खड़ी दो औरतें उंगलियों से नाक दबाए खड़ी थीं। उनके चेहरों पर नागवारी का तासुर था। उनमें से एक दूसरी से कह रही थी, तौबा है, कितनी बदबू आ रही है इस बुड्ढे में से। ये सुनकर मैं खामोश रहा। बारी आने पर एक सैंडविच और कॉफी के लिए अदायगी की। कैशियर ने नोट थामा और रेजगारी इस तरह मेरी फैली हथेली पर फेंकी कि उसकी उंगलियां मेरे हाथों से मस ना हो। मैं सारा दिन इधर से उधर फिरता रहा। जहन सख्त मुंतशिर था। दिन ढल चुका तो मुझे भूख सताने लगी। जेब में बर्गर खरीदने के पैसे थे। मैं उठा और एक बर्गर लेकर सड़क किनारे बेंच पर बैठकर खाने लगा। फारिग हुआ तो मुझे नींद सताने लगी। पिछली रात भी ठीक से सो ना सका था। अब नींद के मारे आंखें चल रही थीं। अभी तक मैं ये फैसला नहीं कर पाया था कि मैं कहाँ जाकर सोऊंगा। शेड के नीचे जाकर सो सकता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर रात बेरात पुलिस वाले वहां मौजूद लोगों से सवालों जवाब करने पहुंच गए तो फिर मेरी दूसरी रात भी बर्बाद होगी। मुमकिन था कि ऐसा ना हो। वैसे भी मेजी बेघर और लावारिस शख्स था, वो भी नशे का आदी। इस तरह के लोगों के जिंदा रहने की किसी को परवाह नहीं होती, तो मरने पर पुलिस क्या खास तवज्जो देती। उनके लिए तो करने के कई और भी काम थे जिनके ना होने पर जवाब तलबी हो सकती थी। मैजी के कातिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से पूछने वाला कौन होगा। मैंने फैसला कर लिया कि शेड के बजाय पुलिया के नीचे जाकर सोऊंगा। उस वक्त आसमान पर सूरज डूब चुका था। फजा खासी सर्द थी। अक्टूबर का महीना था। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। मैंने अपने गर्म कोट के सारे बटन बंद किए और उठने का इरादा करने लगा। इसी दौरान में सामने नजर पड़ी। पिछली रात वाली अखबारी रिपोर्टर क्लेरे कोट की जेब में हाथ डाले मेरी तरफ आ रही थी। हेलो जेडी, उसने मेरे करीब पहुंचकर कहा। मैं सर झुकाए बैठा था। उसकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि उसे क्रॉकर ने मेरा नाम और पता बताया होगा और अब ये फिर नाजिल हो गई सवालों जवाब करने के लिए। मैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो बदस्तूर मेरे जवाब की मुंतजिर थी। आखिर मैंने सर उठाया। मुझे पहचाना? उसने इस्तफसारिया निगाहों से मुझे देखा। हम कल रात मिले थे। मैं रिपोर्टर हूं, हेराल्ड की। वो अपने तय ये बावर कराने की कोशिश कर रही थी कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। मुझे सब कुछ याद है,
मगर मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैंने रुखाई से जवाब दिया। उसे देखकर मुझे एक बार बेटनी याद आने लगी। गजब की मुशाबियत थी दोनों में, मगर ये बेटनी तो हो ही नहीं सकती थी, वो तो कब की मर चुकी थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी, उसने ये कहते हुए कोट की जेब में हाथ डाला और $20 का नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं खामोशी से नोट को देखता रहा। ना तो मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और ना ही लेने से इनकार किया। क्या तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब देना पसंद करोगे? मुझे खामोश देखकर उसने कहना शुरू किया। नोट बदस्तूर उसके हाथ में था। मैं बेघर लोगों पर एक फीचर लिख रही हूं, मुझे इस हवाले से तुमसे कुछ बातें करनी है, उसने नर्म लहजे में दरखास्त की। तुम यहां से जाती क्यों नहीं हो? मैंने सवालिया निगाहों से उसे घूरा। यह जगह ठीक नहीं है, तुमने देखा नहीं कल रात इस इलाके में कत्ल भी हो चुका है। यह भी मेरे फीचर का एक हिस्सा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैंने सुना है कि तुम मेजी को जानते थे, उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। मैंने ये सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें इस काम के लिए अच्छी खासी रकम दूंगी, ये कहकर उसने जेब में हाथ डाला। हाथ बाहर आया तो उसकी मुट्ठी में कई नोट दबे हुए थे। मुझे रकम में कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने ये कहकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। क्या तुम यकीन से ये बात कह रहे हो? हाँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, ये कहते हुए उसने नोटों वाला हाथ वापस जेब में डाला। तुम मुझे शेड तक ही पहुंचा दो ताकि मैं दूसरों से बात करने की कोशिश कर सकूं। इस काम के लिए $20 दूंगी। नहीं, तुम्हारी मर्जी, उसने अफसुर्दगी से कहा। मैं खुद ही वो जगह तलाश कर लूंगी। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई मुझसे बात करने पर जरूर रजामंद हो जाएगा। ये सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी निगाहों में तशवीश थी। तुम क्यों खुद को कत्ल करवाने पर तुली बैठी हो? ओके, अगर तुम मेरे साथ चलो तो फिर यकीन है कोई खतरा नहीं होगा मुझे। उसने पैंतरा बदला और एक बार फिर जेब में हाथ डालकर $20 का नोट निकालकर मेरी आंखों के सामने लहराया। मैं बदस्तूर खामोश था। क्या कहते हो? कुछ देर इंतजार के बाद उसने पूछा। मैंने कुछ सोचा और हाथ बढ़ाकर नोट उचक लिया। वो तुमसे बात नहीं करेंगे, मैंने खदशे का इजहार किया। ठीक है, ना करें, मगर तुम मुझे उन तक लेकर तो चलो। ठीक है, चलता हूं, मैंने उठते हुए कहा। यह हुई ना बात, क्लैरिन ने मुस्कुराकर कहा। चलो। कुछ देर बाद हम शेड की तरफ बढ़ रहे थे। वो खामोशी से मेरे बराबर चल रही थी। शेड तक पहुंचने के लिए तकरीबन 15 मिनट तक हमें पैदल ही आगे चलना था। तुम वहां पर कब से रह रहे हो? कुछ देर बाद उसने खामोशी तोड़ी। मैं जवाब देने के बजाय खामोश रहा। उसने चलते हुए कहा था कि वो मेरे बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगी, मगर अब वो मुझे कुरेद रही थी। मैं उसे अपनी ज़ात के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। मुझे खामोश देखकर उसने दूसरा सवाल किया। तुम असल में कहाँ के रहने वाले हो? मैं ये भी उसे बताना नहीं चाहता था। वैसे भी हम सड़क वालों का एक गैर तहरीरी उसूल था, कोई भी दूसरे के माजी को जानने की कोशिश नहीं करता था। हाल हम सबका एक था, लेकिन माजी जुदा जुदा। इसके बावजूद कोई किसी के माजी में दरअंदाजी करने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन ये सड़क वाली नहीं, घर वाली थी। उसे हमारे उसूलों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब हम शेड की चार दीवारी में दाखिल हुए तो रात की तारीकी फैल चुकी थी। शेड में आग जलती हुई नजर आई। मैं समझ गया कोई ना कोई अंदर जरूर मौजूद है। तुम मुझसे चंद कदम का फासला रखकर पीछे पीछे चलो, मैंने रुककर क्लेरे को हिदायत की और आगे बढ़ने लगा। शेड में जर्द रंग का बल्ब चल रहा था। करीब पहुंचा तो देखा कि वहां पर शब बसरी करने वाले तकरीबन सभी लोग मौजूद हैं। जैक भी बैठा था। मुझे देखते ही सबने हाथ उठाकर हेलो हाय की। तुम सब लोग यहां पर? मेरे लहजे में हैरत थी। पुलिस ने पाबंद किया है कि उनकी इजाजत के बगैर हम कहीं ना जाएं। जैक ने हाथ तापते हुए मेरी बात का जवाब दिया। इसी दौरान मेरे पीछे से निकलकर क्लेरे भी सबके सामने आ गई। हेलो, उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और हाथ हिलाकर कहा। ये तुम किसे ले आए हो? जैक ने कहा। ये क्लेरे है, एक अखबार में रिपोर्टर है। रिपोर्टर? कई आवाजें उभरी। मगर एक रिपोर्टर का यहां क्या काम? जैक ने सवालिया नजरों से मुझे घूरा। ये बेघरों पर एक फीचर लिख रही है, इसे वापस भेज दो, हमें किसी रिपोर्टर की यहां मौजूदगी गवारा नहीं। जैक ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा। तुम अगर मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना करो, क्लेरे ने उन सबको मुखातिब करके नर्म लहजे में कहना शुरू किया। अगर तुम मुझसे बात करना चाहोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं तुमसे तुम्हारी कहानियां सुनने के लिए आई हूं, जिनका अंजाम खुशगवार हरगिज नहीं। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। लेकिन फिर भी वो कहानियां किसी को कुछ सिखा सकती हैं।
मैं तुमसे तुम्हारे तजुर्बात सुनने के लिए आई हूं। मैं ये कहानियां उन लोगों को सुनाना चाहती हूं जो तुम्हारी जिंदगियों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। मैं चाहती हूं कि घरों में सुकून की जिंदगी बसर करने वाले लोग तुम्हें ज्यादा बेहतर अंदाज में समझें, और ये काम तुम्हारी मदद के बगैर नहीं हो सकता। मुख्तसर तकरीर के बाद उसने चारों तरफ नजरें डाली। इस छोटे से मजमे पर सन्नाटा तारी था। क्लेरे खामोश हुई तो जैक ने कुछ कहना चाहा, मगर कुछ कह ना सका। मैं उस पर नजरें रखे हुए था। मुझे अंदाजा हो गया कि क्लेरे की बात सुनकर उस पर कुछ खास असर नहीं हुआ था। क्लेरे ने इसी दौरान एक हमारी बूढ़ी बेघर साथी एलन को मुखातिब किया। क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगी? क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो। एलन ने लबों पर दादी अम्माओं वाली शफीक मुस्कुराहट सजाते हुए जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर उसने अपने कोट की जेब से एक छोटा टेप रिकॉर्डर निकाला और नोटबुक संभालकर उसके करीब ही फर्श पर बिछे मैल से चिक्कट फटे पुराने कालीन के टुकड़े पर बैठ गई। और एलन ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर दी कि कैसे उसकी नौकरी छूटी, किस तरह उसका घर गया और किस तरह उसके बच्चे दूर हुए, और फिर वो यहाँ कई सालों से किस अंदाज की जिंदगी बसर कर रही है। मेरे ख्याल में थोड़े से रद्दोबदल के बाद यहाँ हर शख्स की एक जैसी ही कहानी थी। जब तक एलन बोलती रही, सब खामोशी से अपनी धुन में मगन रहे। किसी ने उनके बीच मुदाखलत नहीं की। एलन से बात करने के बाद वो वॉल्ट की तरफ मुड़ी, मगर वो अपनी कहानी सुनाने में हिचकिचा रहा था। मगर कुछ पसोपेश के बाद वो मान गया। उसके बाद क्लेरे ने जैक की तरफ रुख किया, लेकिन उसने बात करने से साफ इनकार कर दिया। क्लेरे ने टेप रिकॉर्डर बंद किया और उन पर तायराना नजर डाली। मुझे अभी आप लोगों से मजीद कुछ सवालात करने हैं। मेरा मकसद ये जानना नहीं था कि तुम सब यहाँ इस हाल में कैसे पहुंचे। मुझे ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि तुम सब यहाँ किस तरह की जिंदगी बसर करते हो। तुम्हारा एक दूसरे के साथ किस तरह का ताल्लुक है। तुम एक दूसरे के लिए क्या जज्बात रखते हो। ये कहकर वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर गहरी सांस लेकर अफसुर्दगी से कहने लगी, मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रुप का कोई साथी अब तुम में नहीं रहा। वो सब कुछ जानती थी, मगर उसके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि वो बिल्कुल अनजान है। मैजी, कई आवाजें गूंजी। मुझे उसके मुतालिक बताओ। मैं बताती हूँ। क्लेरे की बात सुनकर सब खामोश हो गए तो कुछ तवक्को के बाद एलन ने अस खुद मैजी के बारे में बताने पर आमादगी जाहिर की और कहना शुरू किया। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ मुश्किलात का शिकार था। उसके बाद हम सब मुश्किलात का शिकार हैं। मैजी किस तरह के मसाइल का शिकार था? क्लेरे ने चौंक कर पूछा। मंशियात। वो खतरनाक हद तक नशे का आदी था। तुम लोगों से पूछगछ के लिए पुलिस आई थी? एलन समेत कईयों ने हाँ में सर हिला दिया। तुमने पुलिस वालों की कुछ मदद की? क्लेरे ने फिर सवाल किया। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, एलन ने जवाब दिया। हमें तो कुछ पता ही नहीं कि उसे किसने मारा होगा। ये ठीक है कि तुम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते, मगर तसव्वुर तो कर सकते हो कि मैजी को किसने मारा होगा। क्लेरे ने सब पर एक बार फिर तायराना नजर डालते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एलन खामोश हो गई। उसका चेहरा बेतासुर था। कमरे में तनाव बढ़ गया था। ये सवाल सुनकर हर एक परेशान था। क्लेरे ने भी ये बात महसूस कर ली थी कि उसके सवाल से यकदम कमरे की फजा तनाव से बोझल हो गई थी। उसने फौरन बात बदल ली। ये जगह बहुत अच्छी है, गर्म भी है, खुश्क भी है, और मेरे ख्याल में यहाँ कोई दूसरा आता जाता भी नहीं जिससे तुम लोगों के आराम में कोई खलल पड़े। मेरा ख्याल है कि सब बेघर लोगों को शब बसरी के लिए इतनी अच्छी जगह मैसर नहीं। ये कहकर वो मुस्कुराई और उन सब की तरफ देखा। मुझे लगता है कि कई बेघर लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते होंगे। हमारे साथ कोई आकर नहीं रहना चाहेगा। कुछ तवक्कुफ के बाद जैक ने खामोशी तोड़ी और क्लेरे को देखते हुए जवाब दिया। जो भी यहाँ आना चाहेगा वो पहले ही से अच्छी तरह जानता होगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। उसे यहाँ रहने के लिए मुझसे निमटना होगा। उसका लहजा गंभीर और संजीदा था। जैक खामोश हुआ तो शेड में मुहीब सन्नाटा छा गया। मैं अच्छी तरह जानता था कि क्लेरे ही नहीं, जैक के सिवा बाकी दूसरे भी ये सुनकर परेशान हो गए होंगे। हम सब अच्छी तरह जानते थे कि जैक निहायत बददिमाग, झगड़ालू और हर किसी से उलझ पड़ने वाला शख्स था। उसने जिस तरह धमकी आमेज लहजे में क्लेरे से बात की थी, उससे यकीन था कि सब यही सोच रहे होंगे कि कहीं वो क्लेरे के साथ कुछ कर ना बैठे। मैं भी डर रहा था कि कोई बदमज़गी ना हो। ताहम इत्मीनान की बात यह थी कि वो अपनी बात करके दीवार की तरफ मुंह किए खामोशी से हाथ ताप रहा था। उसकी बात सुनकर क्लेरे भी खौफजदा अंदाज में खामोश थी। चंद लम्हे तक तो सब गुमसुम रहे, लेकिन फिर क्लेरे ने ही खामोशी तोड़ी। अच्छा दोस्तों, उसने टेप रिकॉर्डर और नोटबुक संभालते हुए कहा,
मुझसे बात करने और अपनी कहानियां सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन मालूमात से मुझे बेघरों के मसाइल को समझने और उन पर फीचर लिखने में खासी मदद मिलेगी। ये कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसे उठता देखकर मैं भी खड़ा हो गया। चलो मैं तुम्हें वापस लिए चलता हूं। वो जाने के लिए मुड़ी। तुम यहां नहीं रुक रहे हो? उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। हाँ वापस चलो, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। तो क्या ये सारा दिन इसी शेड के नीचे पड़े रहते हैं? नहीं, दिन निकलते ही जिसके सींग जहां समाये वहीं चल देता है, 4 पैसे कमाने के लिए। सिवाय रोल्स के, जो अक्सर दिन रात यहीं पड़ा सोता रहता है। मैंने उसे बताया। आमतौर पर जैक किस वक्त वहां पर होता है? रात में। वो भी हर रात नहीं, अक्सर रातों को गायब रहता है। किसी को पता नहीं वो क्या करता फिरता है। हम उस वक्त शेड से काफी दूर निकल आए थे। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। 1 मिनट रुको, मैंने ठहरते हुए क्लैरे से कहा। क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा। आज जैक बहुत अच्छे मूड में लग रहा था। उसका लहजा खासा नर्म था। मगर अब तुम दोबारा वहां मत जाना। लेकिन क्यों? उसने एक बार फिर कताए कलामी की। वो बहुत खतरनाक शख्स है, मैंने कहना शुरू किया। आज तो उसका मूड अच्छा था, मगर मुझे डर है कि अगर उसने तुम्हें दोबारा वहां देखा तो कहीं तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा बैठे। वो बहुत खतरनाक शख्स है, कुछ भी कर सकता है। ये कहते हुए मेरे चेहरे और लहजे से तशवीश जाहिर थी। शुक्रिया, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। उसने तशक्कुर भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारे मशवरे को यकीनन नज़रअंदाज नहीं करूंगी। ये कहकर वो मुस्कुराई। हाँ यही मुनासिब होगा, मैंने जवाब दिया। पर मुझे यकीन था कि वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेगी। मैं समझ चुका था कि वो क्या कर रही है। इसी बिना पर उसे वहां दोबारा न जाने का मशवरा दिया था। अगर पिछली रात में उसे जाए वकूफ़ पर न ले जाता तो उसकी बात पर यकीन कर सकता था। लेकिन अब मैं अच्छी तरह समझ गया था कि फीचर की आड़ में दरअसल वो मेजी के पुरस्कार कत्ल का मुअम्मा हल करना चाहती थी। मुझ जैसे बेघर लोग नहीं, सिर्फ मेजी उसकी स्टोरी का मरकज था। वो क्यों मेजी के कत्ल में इतनी दिलचस्पी ले रही थी, ये बात मेरे क़यास से भी बाहर थी। मुमकिन है कि वो उसके लिए सिर्फ एक स्टोरी हो, मुमकिन है कि बात कुछ और भी हो, मगर उस वक्त मैं यकीन से कुछ भी नहीं कह सकता था। उस रात में फिर पुलिया के नीचे सोया। काफ़ी रात गए आंख लगी। जब तक जागता रहा यही सोचता कि क्या करना चाहिए। सोच रहा था कि कहीं और चला जाऊं, किसी दूसरे शहर या दूसरी रियासत में। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि कैसे जाऊंगा। जेब में क्लेरे का दिया हुआ नोट मौजूद था। मैं बस टर्मिनल जाता, काउंटर पर वो नोट रखता और क्लर्क से कहता कि जहां तक इस $20 में पहुंचा जा सकता है वहां का टिकट काट दे। अगरचे दिल ये कह रहा था कि चला जाऊं, मगर खुदा जानता है कि मैं कहीं और जाना नहीं चाहता था। वैसे तो इस जगह कोई ऐसी शय नहीं थी जो मुझे रोके रखती, लेकिन न जाने क्यों ये सोच रहा था कि मेरा यहाँ होना ज़्यादा बेहतर है। शायद यही वजह हो कि मैं गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ रह रहा था। शेड और इस पुलिया का आदी हो गया था। खैर मैं शहर से तो नहीं गया, अलबत्ता जिस शाम क्लेरे को लेकर गया था उसके बाद शेड की तरफ भी नहीं गया। वहाँ ना जाने की वजह यह थी कि दोबारा मेजी का जख्म ताज़ा हो जाता। मुमकिन है कि क्लेरे भी वहीं मिल जाती। अगर ऐसा होता तो पुलिया के नीचे रहना भी तो भर हो जाता। मुमकिन था कि मेरी तलाश में वो यहाँ भी पहुँच जाती। मैं पुलिया के नीचे तन्हा नहीं पड़ा रहता था। मुजरिमाना जहनियत के कई और बेघर भी अक्सर वहीं शब बसरी करते थे। अगर वो यहाँ पहुँचती और उसे मैं ना मिलता तो डर था कि कहीं कोई उसे नुकसान ना पहुँचा दे। एक दिन और गुजर गया, मगर ना तो पुलिस ने मुझसे राब्ता किया, ना क्लेरे नजर आई और ना ही कोई दूसरा मसला पैदा हुआ। मैं बैठा सोच रहा था कि मुझे कोई मुनासिब जगह तलाश करनी चाहिए। बेघरों के लिए इस शहर में एक दो ही ठिकाने थे। एक बेघर सेंटर चर्च के ज़ेरे एहतमाम था, जहां सिर्फ शराब के आदी लोगों को रखा जाता, उनकी देखभाल की जाती और इस लत को छुड़ाने का इलाज होता था। मैं शराब से बहुत दूर था, इसलिए वहां नहीं गया। अलबत्ता दूसरे के बारे में सोचने लगा। वो एक फलाही इदारे के तहत चलने वाला इदारा था, जहां सिर्फ बूढ़े बेघरों को दाखिला मिल सकता था। मैंने सोचा कि वहीं जाया जाए, कम से कम नहा धोकर बदलने को कपड़े तो मिल जाएंगे। उस वक्त शाम के 4 बजने वाले थे। मुझे अंदाज़ा था कि अगर अभी से उठकर चल दूं तो अगले 40-45 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। आखिर मैंने इस फैसले पर फौरी अमल का इरादा किया और सिर्फ 40 मिनट बाद मैं इदारे के काउंटर पर खड़ा था। कुछ ही देर में क्लर्क काउंटर ने खाना पूरी मुकम्मल की और मुझे दाखिला दे दिया।
मुझे प्लास्टिक का शनाख्ती कार्ड भी थमा दिया था, साथ ही खाने के वाउचर्स भी दे दिए थे। एक शख्स मुझे लेकर एक कमरे में गया। वहां कई गुस्लखाने बने हुए थे। उनके बाहर हैंगर में हर नाप के कपड़े लटके थे। तुम नहा धोकर कपड़े बदल लो, और चाहो तो ये जूते भी। उसने मेरे सरापा पर तनकीदी नजर डालते हुए कहा। अंदर शेविंग का सामान भी है। उसने उंगली से गुस्लखाने की तरफ इशारा किया। हाँ, मैले कपड़ों और जूतों को इस थैले में डालकर बंद कर देना। ये कहते हुए उसने मेरे हाथ में प्लास्टिक का एक थैला पकड़ाया और बाहर निकल गया। 6 बजे मैं इदारे के डाइनिंग हॉल में गया। वाउचर दिया, गर्म गर्म सैंडविचेस और कॉफ़ी का मग लिया और डाइनिंग मेज पर आकर बैठ गया। बाकी वाउचर्स मैंने कोट की जेब में रख लिए थे। नया नवेला गर्म कोट खाने के दौरान में मेरे जानों पर रखा था। खाना खाते हुए चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता रहा, मगर वहां मौजूद कोई भी शख्स मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं था। यहीं उस खातून को भी देखा जिसने इस्तकबालिया पर मेरे कवाइफ का इंतराज किया था, लेकिन वो भी अपने आप में मगन कॉफ़ी पी रही थी। मैं थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन मैंने खाने की आड़ लेकर घबराहट को बड़ी हद तक पोशीदा रखा। घबराने की वजह यह थी कि दाखिले के वक्त मैंने अपना नाम गलत बताया था। मैं पुलिया से तो उठकर आ गया था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि अगर पुलिस अपनी तफ्तीश में मैसी का कातिल मुझे करार दे तो आसानी से मुझ तक पहुंच जाए। मुझे यकीन था कि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ना चाहा और मैं उन्हें ना मिला तो वो लावारिसों के लिए कायम इस खैराती इदारे तक भी ज़रूर पहुंचेंगे। वो यहाँ मुकीम लोगों का चेहरा देखने के बजाय कंप्यूटर रिकॉर्ड को जांचना चाहेंगे। मैंने दुरुस्त नाम का इंतराज तो कराया ही नहीं था, इसलिए यकीन था कि वो आसानी से मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। खाने के बाद मैं कॉमन रूम में आ गया। वहाँ कई लोग मौजूद थे। मैं खामोशी से एक कोने में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया और आंखें मूंद लीं। कुर्सी पर झूलते हुए मेरा दिमाग बदस्तूर मुंतशिर था। जहन पर अजीब व गरीब ख्यालात ने मुसलसल यलगार की हुई थी। मैं बरसों से सड़कों पर बेघरी की जिंदगी बसर कर रहा था। सड़कों और खैराती इदारों में एक फ़र्क है, और मैं अपनी मुंतशिर सोचों का जिम्मेदार उसी को करार दे रहा था। सड़क पर जिंदगी बसर करने वाला आँख खुलते ही नाश्ते, उसके बाद लंच और फिर डिनर की फिक्र में मुब्तला हो जाता है। वो सिर्फ इसी परेशानी में मुब्तला रहता है कि किस तरह 2 पैसे हाथ लग सकते हैं कि दिन गुजर जाए। ये परेशानी उसे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। लेकिन खैराती इदारे में शब बसरी, खाने पीने और पहनने का माकूल और मुफ्त इंतज़ाम होता है, इसलिए मुझ जैसे सड़क पर बसेरा करने वाले के पास अब इससे आगे सोचने का वक्त बहुत ज़्यादा होता है। उस वक्त यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। रोटी, कपड़ा और ठिकाना मिल गया तो जहन कई और ख्यालों में खोने लगा था। तसव्वुर में बार बार बेचैनी उभर रही थी, लेकिन मैंने सर झटका। उस वक्त मेज़ी को याद करना चाहता था। उसका ख्याल आते ही मुझ पर अफसुर्दगी तारी हो गई। मैं सड़क पर रहने वाले जितने भी लोगों से अब तक मिला था, उनमें मेज़ी सबसे बेहतरीन इंसान था। वो अच्छा दोस्त था, मगर तब जब वो पैसे ना होने और नशा ना होने पर आपकी पीठ पर घूंसे न बरसाता कि जो कुछ जेब में है वो निकाल कर उसे दे दो। इसके सिवा उसमें कोई और बुराई नहीं थी। वो नशा करता था, लेकिन सड़क पर रहने वाले मुझ जैसे 2-4 लोगों को छोड़कर सभी नशा करते हैं। उनके लिए ये बुराई नहीं, बेघरी और सड़क बसरी करने वालों की जिंदगी का मुश्तरका अंदाज था। शेड में मेरे और एलन के सिवा सभी नशा करते थे, मगर वो सब मेज़ी से मुख्तलिफ थे। उन्हें 2-4 दिन मंशियात ना मिले तब भी वो गुजारा कर लेते थे, मगर मेज़ी से तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो नशा पूरा करने के लिए सब कुछ करने पर तुल जाता था और अक्सर मेरी पीठ पर उसके मुक्के बरसते थे। अच्छी बात यह थी कि नशा पूरा हो जाने पर वो मुझसे अपने किए की मुआफ़ी भी मांग लेता था। उम्दा कोट। मैं आंखें मूंदे ख्यालों में गुम था कि किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा। मैंने आंखें खोली। 3 आदमी सामने खड़े मेरे जानों पर रखे कोट को देख रहे थे। उनमें से एक वो दराज कद था जो कुछ देर पहले खिड़की में खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं चुपचाप उन्हें देख रहा था। जब मैं कुछ न बोला तो 2 मेरे दाएं और एक बाएं तरफ आकर खड़ा हो गया। उनकी नज़रें कोट पर जमी हुई थीं। ये तुमने यहीं से लिया है? दाएं खड़े दराज कद शख्स ने पूछा। मैंने सर हिलाकर इनकार कर दिया। क्या मैं इसे देख सकता हूं? ये सुनकर मुझे इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन मैं उठा और उस शख्स के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसके बाद तीनों मुझ पर टूट पड़े। उस वक्त कमरे में कई और लोग थे, मगर कोई बीच बचाव कराने ना आया। मैं पिटते हुए ये समझ गया था कि वो तीनों यहाँ के बदमाश हैं और जिसे मैंने थप्पड़ मारा वो यकीनन उनका बॉस होगा। मैंने उनकी बालादस्ती को तस्लीम करने का फैसला किया। फर्श पर पड़ा मार खा रहा था, लेकिन फिर भी कोट दबोच रखा था।
इससे पहले कि वो मुझे संगीन नुकसान पहुंचाते, मैंने लेटे लेटे कोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मुझे मारने के लिए उठे हाथ से कोट पकड़ा और मुझे छोड़ दिया। उसके हटते ही बाकी दोनों भी सीधे खड़े हो गए। मैं फर्श पर पड़ा हड्डियां सहला रहा था। दराज कद बदमाश ने कोट की जेबें टटोलना शुरू कर दी। मेहनत फजूल गई। उसने अंदर की जेब में हाथ डालकर $20 का नोट निकालकर अपने दोनों साथियों को दिखा दिया। वो नोट मुझे क्लैरे ने दिया था। लानत हो, खामा खा हाथ दिखाए। उसके साथी ने नफरत से होंठ सुकेड़ कर कहा, इसमें से तो मरे चूहे जैसी बदबू आ रही है। दराज कद ने कोट को सूंघने के बाद बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैंने फर्श का सहारा लेकर उठते हुए इल्तिजा की। अगर हम ना दें तो क्या कर लोगे? उसने तंजिया अंदाज में कहा। ये मुझे वापस कर दो, मैंने मिनमिनाते हुए मुतालबा किया। अगरचे उन्होंने सिर्फ चंद सेकंड ही मेरी पिटाई की थी, लेकिन मेरा जोड़ जोड़ दुखने लगा था। मैं खड़ा हुआ और हड्डियां सहलाने लगा। दराज कद बदमाश कोट थामे मुझे घूर रहा था। ये लो पकड़ो। चंद सेकंड्स के बाद उसने मेरे मुंह पर कोट दे मारा। यहां रहना है तो औकात में रहो, उसने उंगली दिखाते हुए धमकी दी। तुम्हारी सजा यह है कि बिस्तर के बजाय रात भर यहीं फर्श पर पड़े रहोगे। उसने कुछ इस अंदाज से ये अल्फाज अदा किए जैसे मैं उसका ज़रख़रीद गुलाम और बेघरों का ये मरकज़ उसकी जागीर हो। मुझे हैरत थी कि किस तरह इदारे के मुंतज़मीन इस बदमाश को वहां बर्दाश्त करते थे। वो रात मैंने फर्श पर लेट कर गुजारी। एक तो सर्दियां, ऊपर से ठंडा फर्श, मेरे घुटने सीने से लगे हुए थे, और जो थोड़ी बहुत हरारत मिल रही थी वो ऊपर पड़े उस कोट की बदौलत थी जिसकी वजह से मैं इस हाल को पहुंचा था। जैसे तैसे रात कट गई। सुबह होते ही मैं डाइनिंग हॉल में गया, मुंह हाथ धोया, वाउचर निकालकर क्लर्क को दिया, डबल रोटी, मक्खन और अंडे से नाश्ता किया, कॉफ़ी का पेपर मग थामा और बाहर आ गया। खाने के बकाया वाउचर और शनाख्ती कार्ड मैंने मरकज से बाहर निकलते हुए कचरे के डब्बे में डाल दिए। इन बदमाशों के साथ गुजारा करना कम से कम मेरे लिए नामुमकिन था। मेरी बूढ़ी हड्डियां उन मुस्टंडों की मार झेलने के काबिल नहीं थीं। रात की मार और ठंडे फर्श पर पड़े रहने के बायस मेरी हड्डियों और कमर में शदीद दर्द था। उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, सर्दी भी बढ़ चुकी थी। एक दुकान के शेड के नीचे खड़े होकर कॉफ़ी पी। इस दौरान मैं बदस्तूर यही सोचता रहा कि कहाँ जाना चाहिए। मुझे यकीन था कि इस बारिश में पार्क जाना फजूल होगा। अगर बारिश ना होती तो वहां जाकर दरख्तों के नीचे लेटकर सो सकता था, मगर इस वक्त मुझे ऐसी जगह की तलाश थी जो खुश्क हो और हवा भी वहां कम से कम पहुंचे। काफ़ी देर सोचने के बाद भी कुछ समझ में ना आया। आखिर पुलिया की तरफ जाने का फैसला किया। वहां मैं बारिश और हवा से महफूज रह सकता था। वैसे भी मुझे उस पुलिया से उनसियत सी थी। जगह नहीं हो तो नींद भी देर से आती है, लेकिन पुलिया तो मेरा ठिकाना थी। अजनबियत का तो सवाल ही नहीं था। मुझे लगा कि वहां जाकर नींद पूरी करनी चाहिए। मैं दुकानों के आगे लगे छज्जों की आड़ लेकर खुद को भीगने से बचाता हुआ पुलिया की तरफ चल पड़ा। सारा दिन सोता रहा। आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। मैं पुलिया के नीचे से निकला। अंधेरा फैल रहा था। मुझे कॉफ़ी की सख्त तलब थी। मैं सोच रहा था कि मुफ्त में कॉफ़ी कहाँ से मिल सकती है। इसी दौरान सामने से क्लेरे आती दिखाई दी। उसने ओवरकोट पहन रखा था और दोनों हाथ उसकी जेबों में थे। तुम कहाँ चले गए थे? करीब पहुंचते ही उसने कहा, मैं कल भी यहाँ आई थी, लेकिन तुम्हारा कोई पता ना चला। मैं कई जगहों पर तुम्हें ढूंढती रही थी। तुम्हें ना पाकर मेरी परेशानी बढ़ गई। वो बेतकान बोले चली जा रही थी। उसके लहजे से उसके लफ्ज़ों की सच्चाई जाहिर हो रही थी। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। कहाँ गायब थे तुम? जब मैंने कोई जवाब ना दिया तो उसने बड़े प्यार भरे लहजे में डांटा। बताने की कोई बात नहीं, मैंने उसे टालने के लिए कहा। मैजी पुरस्कार अंदाज में कत्ल हो चुका, तुम गायब थे, वो तशवीश भरे लहजे में कहने लगी। कल रात मैं बहुत परेशान थी। सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बेघरों के पीछे कोई लग गया हो जो तुम सबको यहां से निकालना चाहता है। ये कहकर उसने मेरी आंखों में झांका। मिस्टर जेडी, ये न्यूयॉर्क है, यहां सब कुछ मुमकिन है। खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो, वरना मैं तो डर रही थी कि कहीं तुम्हारे साथ। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। मैं उसके अधूरे फिक्रे का मतलब समझ चुका था, लेकिन फिर भी खामोश रहा। सच पूछो तो उसकी तशवीश भरी बातों में जवाब देने के लायक कोई बात ही नहीं थी। उसने कुछ देर मेरे मुंह खोलने का इंतजार किया, लेकिन जब मैं कुछ ना बोला तो उसने बात शुरू कर दी। मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम्हारा जहन तब्दील हो चुका होगा और तुम भी एलन की तरह मुझे अपनी बिपता जरूर सुनाओगे। हरगिज़ नहीं, तुम मुझे अपनी सारी कहानी सुना दो, इस तरह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा।
तुम खुद को हल्का फुल्का महसूस करोगे। मैं समझ गया था कि वो नफ्सियाती वार कर रही है। तुम मेरे साथ क्यों मजाक करने पर तुली हो? मैंने उसका बगौर जायजा लेते हुए सख्त लहजे में कहा। मैं जानता हूं कि असल में तुम क्या बात मालूम करना चाहती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? यह सुनकर उसने गुस्से से जवाब दिया। तुम मेजी के कत्ल के बारे में खोज कर रही हो। मैंने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। तुम पुलिस से पहले यह केस हल करना चाहती हो। समझती हो कि पुलिस अब तक सिर्फ अंधेरे में टामक टोइयां मार रही है। मेरा ख्याल है कि तुम नहीं चाहते कि पुलिस या फिर कोई और इस केस को हल करे। उसने मुझे घूरते हुए कहना शुरू किया। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम और मेजी सिर्फ शेड के नीचे रात बसर नहीं करते थे, बल्कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उसकी बात सुनकर मैं चंद लम्हों तक सोचता रहा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा। मैं और मेजी बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मैं तुम्हें शेड में रहने वाले दूसरे लोगों से मिलवाने लेकर गया था, तब उनमें से भी किसी ने यह जिक्र नहीं किया था। इसका मतलब है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में भी शेड वालों के पास गई थीं। मेरी बात सुनकर उसने ना तो इनकार किया और न ही इकरार, बल्कि खामोशी से इधर उधर देखती रही। उसकी खामोशी से लग रहा था कि मैंने ठीक कहा था। तुम क्या सोचती हो? अब क्या होने वाला है? उसे खामोश पाकर मैंने नाराज लहजे में कहा। तुम चाहते क्या हो? मेरी बात सुनकर वो भी भड़क गई। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या करना चाहते हो और किस लिए। जरा एक मिनट के लिए उस कातिल के बारे में सोचो जिसने मेजी को कत्ल किया था। वो इस वक्त भी आज़ाद घूम रहा है। मुमकिन है कि वो कातिल मैं हूं और अब तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मुमकिन है कि मैं तुम्हें कत्ल करना चाहती हूं। तुम्हारे कोट की जेबों में ऐसा कुछ है जो कातिल से तुम्हें बचा सके। ऐसा कातिल जो पूरी तैयारियों और मंसूबाबंदी करके आया है और तुम उसके इरादों से लाइल्म हो, तो कैसे बचोगे उससे? वो भी अब खासी गुस्से में नजर आ रही थी। मेरे पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने कतई कलामी करते हुए कहा, वैसे भी तुम्हें अपने सामने पाकर खौफजदा होने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। जानता हूं कि तुम कातिल नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुम कातिल के बारे में जानते हो। वो तड़प कर बोली, बताओ कातिल कौन है? ये कहकर वो मुझे घूरने लगी। मुझे नहीं पता। तुम कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हो। ये तुम्हारा ख्याल है, मगर वाकई मैं मैजी के कातिल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरी बात का यकीन करो। मेरी बात सुनकर वो खामोश रही, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। तुम यहां बिल्कुल महफूज नहीं हो। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने उससे कहा। मेरी आवाज़ खासी ऊंची थी। वो बदस्तूर अपनी जगह पर खड़ी थी। खुदा के लिए यहां से चली जाओ। अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो यहां से जल्द अज जल्द चली जाओ। तुम यहां महफूज नहीं हो, मैंने हिज़यानी अंदाज में उसे डांटते हुए कहा। उसे खामोश अपनी जगह बुत बना खड़ा देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। मैं खामोश हुआ तो वो तेजी से पलटी और बिना कुछ कहे लंबे डग भरती हुई वापस चल दी। मैंने गुस्से में आकर उसे डांटकर भगा तो दिया था, लेकिन उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद मुझे एहसास हो गया कि अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूं। वो अपने तौर पर मुझे मेजी का कातिल समझ रही थी और मेरी खामोशी ने उसके शक को और बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था कि उसे देखकर मुश्तइल हो जाने और ये कहने के बाद कि तुम कातिल नहीं हो, उसका शक और मजबूत हो जाएगा। यहां से जाने के बाद वो दूसरे लोगों से मेरे बारे में पूछगछ करेगी, गड़े मुर्दे उखाड़ने में लग जाएगी। मुमकिन है कि वो मेरे माजी को जान जाए। ये सोचकर ही मैं लरस उठा। मुझे यकीन था कि ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे पछतावा होने लगा कि उस पर गुस्सा होकर मैंने अपने हक में कुछ बेहतर नहीं किया। अब वो पूरी जांफिशानी से मेरे पीछे पड़ जाएगी। काफ़ी सोचो विचार के बाद मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। इससे पहले कि वो दूसरों से मेरे बारे में पूछे, मैंने खुद ये खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया। अगरचे इसका मतलब मेरे पुराने जख्मों का हरा होना था, लेकिन फिर भी मैंने क्लेरे का साथ देने का निहायत मुश्किल फैसला कर लिया था। दूसरे दिन सुबह मैं पेफोन बूथ किया। डायरेक्टरी से हेराल्ड अखबार का नंबर ढूंढा और सिक्का डालकर दफ्तर का नंबर मिलाया। वो मौजूद नहीं थी। ऑपरेटर ने बताया कि वो दोपहर को दफ्तर आती है। मैं पुलिया की तरफ वापस जाने के बजाय इधर उधर घूमता रहा। मुझे दोपहर का इंतजार था। वक्त काटे नहीं कट रहा था। आखिर दोपहर ढली और फिर शाम के 4 बजे के करीब मैं क्लेरे के दफ्तर की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद मैं हेराल्ड के दफ्तर के नीचे खड़ा था। वो 4 मंजिला पुराने तर्ज की इमारत थी, जिसकी तीसरी मंजिल पर अखबार का दफ्तर था। मैं इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहाँ कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं थी। मैं सीढ़ियों के जरिए तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वहाँ कई लोग थे। उनमें से एक नौजवान से जब मैंने रिपोर्टर क्लेरे के बारे में पूछा,
तो उसने उंगली से सामने की तरफ इशारा करते हुए अंदर जाने को कहा। मैं हॉल में दाखिल हुआ। वहाँ कई मेज़ें थीं जिन पर लोग बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। मैंने हॉल में चारों तरफ नज़र डाली। वो एक कोने में बैठी कंप्यूटर पर कुछ लिख रही थी। उसके सामने टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था और कानों पर हेडफोन चढ़ा हुआ था। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम और यहाँ? मैं करीब पहुंचकर खंकारा तो उसने सर उठाकर मुझे देखा और हैरानी से कहा, यहाँ क्या करने आए हो? उसने नीची आवाज में कहा। वो कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। क्या तुम मुझे ये कुछ वक्त के लिए उधार दे सकती हो? मैंने उंगली से मिनी टेप रिकॉर्डर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओके। ये सुनते ही मैंने टेप रिकॉर्डर उठा लिया, खींचकर हेडफोन की तारें निकाली और बिना एक लफ्ज कहे पलट गया। अरे सुनो तो सही, पीछे से उसने पुकारा, लेकिन मैं नहीं रुका। एक बार ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे पीछे भागती हुई आ रही हो, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। सीढ़ियां उतरते ही मैंने टेप रिकॉर्डर जेब में डाल लिया था। बाहर निकलने तक तो ना किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की और ना ही वो मेरे पीछे आई। मैं वापस पुलिया की तरफ लौटने के बजाय पार्क के करीब से गुजरने वाली एक सड़क पर जाकर बैठ गया। शाम होने वाली थी, लेकिन मुझे रात का इंतजार था। अंधेरा होने पर पार्क की तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर नहीं। वैसे तो दिन की रोशनी में भी उस तरफ जा सकता था, लेकिन खदशा था कि कहीं मुझे ढूंढते हुए क्लेरे न पहुंच जाए। इसलिए ऐसी जगह बैठा था जहां वो मुझ तक न पहुंच सके। मेरा मंसूबा सीधा साधा था, लेकिन मैं ये बात नहीं जानता था कि उसे किस तरह कामयाबी से मुकम्मल करूंगा। रात का अंधेरा फैल गया तो मैं पार्क की तरफ चल पड़ा। वहां से होते हुए मैं शेड की तरफ जाना चाहता था। शेड की तरफ जाते हुए मैं सोच रहा था कि अगर वहां जैक न मिला तो फिर वो कहाँ मिल सकेगा। लेकिन खुशकिस्मती साथ थी। जब मैं शेड के करीब पहुंचा तो मुझे जैक की आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सुर्ख रोशनी ने बता दिया कि वहाँ कई लोग अलाव के गिर्द बैठे हैं। मैं सीधा उनकी तरफ जाने के बजाय दरख्तों के साय में रुका। जेब से टेप रिकॉर्डर निकालकर रिकॉर्डर का बटन दबा दिया और वापस उसे जेब में डाल लिया। मैंने कदम आगे बढ़ाए और जब उनके करीब पहुंचा तो जैक ने मुझे देख लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे नज़रअंदाज करके बदस्तूर बोलता रहा। वहां मौजूद दूसरों ने मुझ पर नजर डाली, लेकिन न जाने मेरे मुंह पर क्या लिखा था कि किसी ने मुझे खुशामदीद नहीं कहा। वो चुपचाप मुझे घूरते जा रहे थे। चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा और फिर कदम आगे बढ़ाए और जैक के करीब जाकर खड़ा हो गया। तुम क्या चाहते हो? उसने मुझे देखा तो दुरुस्त लहजे में कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुमने मैजी को कत्ल क्यों किया। लानत हो तुम पर, वो चिल्लाया। तुमने ये सब क्यों किया? मैंने इत्मीनान भरे लहजे में पूछा। जवाब में एक बार फिर उसने मुझ पर लानत भेजी। तुम बता सकते हो कि ये क्यों किया? मुझे उसके गुस्से की कोई परवाह न थी। ये सुनते ही जैक गुस्से के मारे लरसता हुआ खड़ा हुआ और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं लड़खड़ा कर रह गया, मगर कोई मुज़ाहमत नहीं की। उसे क्यों मारा? मैंने गाल सहलाते हुए फिर अपनी बात दोहराई। उसने मेरे पैसे चुराए थे, मेरी जमा पूंजी चोरी कर ली थी अपना नशा पूरा करने के लिए। वो गुस्से से धाड़ा। तो तुमने उसे मार दिया? मैंने उसे सिर्फ मारा ही नहीं, वो चिल्लाया, मैंने उस पर घूंसे बरसाए थे। मैंने खाली हाथों से ही उसकी जान ली थी, मुक्के मार मार कर। वो हिसियानी अंदाज में अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा था। यह कहकर वो चंद लम्हों तक मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरता रहा, फिर मुक्का तान कर आगे बढ़ा। और अब तुम मुझे मारना चाहते हो? खुद को उसके मुक्कों की जद से बचाने के लिए मैं 2 कदम पीछे हट गया। तुम मेरे मामलात में खामखा टांग क्यों उड़ा रहे हो? जैक एक बार फिर चिल्लाया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बदस्तूर वहीं खड़ा था। अपने काम से काम रखो, वरना मैं तुम्हें भी जहन्नुम रसीद कर दूंगा। वो अपने आपे से बाहर था। चिल्लाते हुए उसके मुंह से थूक के छींटे उड़ रहे थे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जो मेरे मामलात के बीच आएगा उसे जान से मार दूंगा। ऐसा लग रहा था कि उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। मैं उसे खामोशी से घूर रहा था। मैं उससे कहना चाहता था कि तुम्हें मेसी को कत्ल नहीं करना चाहिए था। तुम नफ्सियाती मरीज हो, तुम पागल हो चुके हो। लेकिन मैंने उससे एक लफ्ज भी नहीं कहा। खामोशी से मुड़ा और वापस पलट गया। मैं जैक के एतराफ़ जुर्म की ये टेप क्लेरे तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन सच कहूं तो मुझे डर लग रहा था। मैं बुज़दिल आदमी हूं और उस वक्त भी खौफ ने मुझे जकड़ा हुआ था। मुख्तलिफ वसवसों में घिरा पैदल चलते चलते मैं हेराल्ड के दफ्तर पहुंच गया। अंदर दाखिल हुआ तो सामने इस्तकबालिया पर एक बूढ़ा शख्स बैठा ऊँग रहा था। ये रिपोर्टर क्लेरे तक पहुंचा दें। जेब से टेप रिकॉर्डर निकालकर काउंटर पर रखते हुए मैंने कहा,
ओके। ये सुनते ही मैं पलट गया। सुनो, उसने पीछे से पुकारा। मिस क्लेरे दफ्तर में ही हैं, अगर तुम चाहो तो खुद। उसकी बात अधूरी ही रह गई। मैं कोई जवाब दिए बिना ही बाहर आ गया। मैंने क्लेरे तक वो सब कुछ पहुंचा दिया जिसकी उसे तलाश थी। इसके बाद 3 दिन गुजर गए। ना तो वो मुझे दिखाई दी और ना मिलने आई। मैं मुतमईन था कि चलो किस्सा खत्म हुआ। उसने क्या किया, जैक का क्या हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, मुझे अब किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। एक बार फिर पुलिया के नीचे रातें और सड़कों पर मेरा दिन बसर होने लगा था, बिल्कुल पहले की तरह। चौथे दिन वो मुझसे मिलने आई। मैं सड़क किनारे बेंच पर बैठा था। हेलो जेडी, उसने गर्मजोशी से कहा, लेकिन मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूं। कुछ देर तक क्लेरे ने मेरे जवाब का इंतजार किया, लेकिन मुझे बदस्तूर खामोश पाकर उसने अज खुद बात शुरू कर दी। मुझे अंदाजा था कि तुम शायद जानते हो। ये कहकर वो चंद लम्हे के लिए रुकी और फिर खुद ही बताने लगी। पुलिस ने जैक को मेजी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। उसने कत्ल का एतराफ भी कर लिया। पुलिस ने तुम्हारी और उसकी आवाज़ का साइंसी तज्जिया करवाया। आवाज़ें असली थीं। पुलिस को जैक के कपड़ों पर खून के धब्बे मिले, जिनके तज्जिए से पता चला कि वो मेजी का खून था। उसको सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस के पास ठोस सबूत हैं। वो बच नहीं पाएगा। मुझे यकीन था कि वो ठीक कह रही होगी। बेघर लोगों को तो वैसे ही कपड़े बदलने की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब वो फटने लगें, मगर जैक की बात कुछ और थी। वो तो हफ्तों हाथ मुंह नहीं धोता था। मुझे यकीन था कि सिर्फ उसके कपड़ों पर ही नहीं, हाथों पर भी अब तक मेजी का खून लगा होगा। इधर देखो, क्लेरे ने मुझसे कहा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं बदस्तूर सर झुकाए बैठा रहा। देखो तो सही, उसने प्यार भरे लहजे में दूसरी बार कहा। ये पैसे नहीं हैं। ये सुनकर मैंने आहिस्ता से सर ऊपर उठाया। उसके हाथ में अखबार का बड़े साइज का तराशा था। उसे देखते ही मेरा दिल थक से रह गया। ये बेटनी की तस्वीर है, उसने तराशा मेरी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, लेकिन मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि तुम्हें क्या दूं। मैंने हाथ बढ़ाया और तराशा उसके हाथ से ले लिया। मैं ये हरगिज पसंद नहीं करता कि मेरी निगाहों के सामने बेटनी की तस्वीर किसी और के हाथ में हो। मैंने शेड में मौजूद तुम्हारे सब साथियों की कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूं, तुम्हारा दुख जानना चाहती हूं। उसने कुछ तवक्कुफ के बाद कहना शुरू किया। तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ, तुम पर क्या गुजरी है। मैं नहीं सुना सकता। अगर तुम अपने मुंह से अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं सच जानती हूं। उसने सर हिलाते हुए गंभीर लहजे में जवाब दिया। मैंने वो फीचर पढ़ लिया है जो तुम्हारे बारे में शाया हुआ था। उसी से ये तस्वीर मैंने काटी है। मैं सब कुछ जान चुकी हूं। तुम अपने मुंह से कहो या ना कहो, मगर मैं तुम पर कोई फीचर नहीं लिख रही। मैं चाहूंगी कि तुम मेरी बात का एतबार करो। मैं तुम्हारे पुराने जख्मों को कुरेद कर उन्हें दोबारा हरा नहीं करना चाहती। मुझे कोई परवाह नहीं, उसकी बात सुनते ही मैंने कहा। जिस फीचर का तुम जिक्र कर रही हो उसमें मुझे नफ्सियाती मरीज लिखा गया था। इस जैसे हजारों फीचर आए दिन अखबारात में छपते रहते हैं। अब मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए मेरा लहजा अफसुर्दा हो गया। मुझे अपने दिल में दर्द की हल्की सी लहर उठती महसूस हो रही थी। फीचर में लिखा था कि तुम्हारी 10 साला बेटी नमूनिया से मौत का शिकार हुई, लेकिन तुम उसे अस्पताल ले जाने के बजाय चर्च में जाकर उसकी जिंदगी की दुआएं मांगते रहे। क्लेरे ने कहना शुरू किया। मैं सर झुकाए बैठा रहा। उसके मरने के बाद तुम पर उसके कत्ल का मुकदमा चला। तुम पर जानबूझकर उसे अस्पताल ना पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन अदालत ने तुम्हें बेकसूर करार देकर बरी कर दिया। उसके बाद अचानक तुम गायब हो गए। ये कहकर वो खामोश हो गई और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद कहने लगी। जब अदालत ने तमाम इल्जामात से बरी कर दिया था तो फिर तुम रुपोश क्यों हो गए थे? यही वो सवाल है जिसका जवाब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं। यहां से चली जाओ। मैं कहानी का सिर्फ एक रुख जानती हूं। क्लेरे ने मेरी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। दूसरा रुख सिर्फ तुम जानते हो और मैं ये तुमसे सुनना चाहती हूं। तुम यहां से जाती क्यों नहीं हो? क्लेरे कुछ देर खड़ी खामोशी से मुझे तकती रही। फिर उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरे बराबर रखा। अगर तुम कभी अपनी कहानी मुझे सुनाना चाहो या मेरी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, प्लीज़ मुझे फ़ोन ज़रूर करना। उसके बाद वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए वापस चल दी। उसके जाने के बाद मैं वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। मेरे आसाब जवाब दे रहे थे। मैंने लरसते हाथों से वो तयशुदा अखबारी तराशा खोलना शुरू किया जो क्लेरे ने मुझे दिया था। ये बेटनी थी।
मेरी अकलौती बेटी। मुझे गुमान नहीं, यकीन था कि मैं अपनी चहीती बेटी का कातिल हूं। अदालत ने मुझे उसकी मौत के इल्ज़ाम से बरी उस जिम्मा करार दिया था, लेकिन मैं खुद को इस इल्ज़ाम से बरी न कर सका। सड़कों पर जिंदगी बसर करना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी वो सज़ा है जिसका इंतखाब मैंने खुद अपने लिए किया था। लाख कोशिश के बावजूद मेरी सज़ा अब तक पूरी नहीं हुई थी। मेरा बाप पादरी था, मैं भी बचपन ही से बहुत मजहबी वाक़ हुआ था। जब बेटनी को नमूनिया हुआ था तो मैं उसकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाने के बजाय चर्च चला गया और गिड़गिड़ा कर खुदा से उसकी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन जब लौट कर आया तो वो दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। वो मेरी वजह से मौत का शिकार हुई। ये बात उसी लम्हे मेरे दिल में खंजर की तरफ पेवस्त हो गई थी। जब मेरी बीवी ने बेटी की मौत पर मेरे खिलाफ गफलत से हलाकत का मुकदमा दर्ज कराया तो मुझे ज़रा सा भी बुरा न लगा। मैं समझता था कि अदालत ने सज़ा दी तो मेरे ज़मीर का बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन अदालत ने मुझे हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया। इसके बाद अदालत से सीधा मैं घर लौटा और काफ़ी देर तक बैठने की तस्वीर के आगे खड़ा मुआफ़ियाँ मांगता रहा। और फिर अचानक मैंने एक फ़ैसला किया। मेरी बीवी जैनी अभी तक नहीं लौटी थी। मुझे यकीन था कि वो कमरा अदालत से सीधी कब्रिस्तान गई होगी। मैंने घर खुला छोड़ा और बाहर निकल गया। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। वैसे भी मुझे अब किसी शय की ज़रूरत ना थी। मैं मरना चाहता था। खुदकुशी के लिए किसी तेज़ रफ्तार कार के आगे खुद को डाल देने की कोशिश की, लेकिन बुज़दिल था, अपने हाथों मौत को गले न लगा सका। बहुत दिनों तक यूं ही आवारागर्दी करता रहा, भूखा प्यासा रहा। समझता था कि फाकों से मर जाऊंगा, लेकिन बेहोशी की हालत में मुझे अस्पताल पहुंचाने वाले खैराती इदारे ने बचा लिया। मैं शहर छोड़ चुका था, मगर बेटनी की याद और एहसास निदामत हर वक्त मुझे तड़पाते थे। आज मैंने बरसों बाद बेटनी की तस्वीर देखी तो ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। मैं सड़क किनारे बैठा फूट फूट कर रो रहा था। अब तो मुझे ठीक से यह भी याद न रहा था कि बेटनी की मौत को कितने साल गुजर चुके थे। एक दिन यूं ही सड़क पर घूमते हुए मैसी मिला। वो मेरी बीवी का दूर का रिश्तेदार था। वो बचपन ही से नशे की लत का शिकार हो चुका था। एक सिर्फ मैं था जो उससे नफरत नहीं करता था। उसने मुझे पहचान लिया। उसी से पता चला कि मेरे घर छोड़ने के कुछ अरसे बाद ही जैनी ने खुदकुशी कर ली थी। दुनिया में सिर्फ मैसी ही वो वाहिद शख्स बचा था जो मेरी बिपता जानता था। वो जब तक जिंदा रहा मेरी दिलजोई की कोशिश करता रहा। उसकी मौत के बाद अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई मेरी दुख भरी जिंदगी से वाकिफ हो। मैं ज़ारो कतार रो रहा था। तस्वीर मेरे हाथ में थी और सर्द लैम्प पोस्ट की रोशनी में माहौल निहायत अफसरदा था। इसी दौरान जोर से बादल गरजे, बिजली चमकी और मेरे ख्यालों का तसलसल टूट गया। सर उठाकर देखा तो आसमान सिया बादलों से घिरा हुआ था। एक यकबस्ता हवा का झोंका आया। मेरे रगो पै में ठंड की लहर उतर गई। इसी दौरान दो मोटी मोटी बूंदें मेरे सर पर पड़ीं। अचानक जहन में ख्याल आया। मैंने कोट की जेब में हाथ डालकर प्लास्टिक की थैली निकाली, तस्वीर को चूमा और तराशा तय करके कमीज की ऊपरी जेब में रख लिया, ऐन दिल के ऊपर। इसी दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने रिहाई का फैसला कर लिया था। मुझे लगता था कि खुद साख्ता सज़ा से बचने का इख्तियार भी सिर्फ मुझे है। तेज़ बारिश होती रही। मैं भीगता रहा। लगभग पौन घंटे बाद बारिश रुकी। मैं पानी में शराबोर था। सर्दी के मारे मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। टांगें लरस रही थीं, सांस फूल रही थी। मैं समझ गया कि अगर इसी तरह मैं रात भर पुलिया के नीचे पड़ा रहा तो जल्द ही तेज़ बुखार मुझे आन घेरेगा। पुलिया के नीचे वैसे भी वीरान कोने में पड़ा रहता था। मुझे यकीन था कि सुबह तक मुझे नमूनिया हो जाएगा। मैं नमूनिया की वही शिद्दत महसूस करके अपनी बेटी के पास जाना चाहता था जो उसने तब उठाई जब मैं उसे अस्पताल ले जाने के बजाय चश में था और उसकी माँ फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी कर रही थी। यकीन था कि इस वीराने में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे अस्पताल पहुंचाने की फिक्र करेगा। बुखार चढ़ने लगा था, सांसें बेतरतीब हो रही थीं, पसलियां भी चलने लगी थीं। मुझे यकीन था कि अब सज़ा पूरी होने में सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। मैंने आंखें मूंद लीं। तस्वीर में बेटनी का चेहरा था। वो मुस्कुरा रही थी। मेरे तख़य्युल में वो पहली बार मुस्कुराई थी।